हे गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर। सॉरी फॉर डिले गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मफिन की क्यूट हाकटेन एंड आयशा इन हॉस्पिटल। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ राजावत विला। यहाँ का मंजर ही एकदम अलग था। सभी धीरे धीरे करके अपने रूम की तरफ चले गए थे। ऐसा भी अपने बच्चों को लेकर अपने रूम की तरफ चली गई थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। 2 बजे बजने वाले थे और बच्चे इतनी रात तक जगे ये सही नहीं था, इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके साथ ही शांति मन भी मौजूद थी। शांति माँ बच्चों को देख रही थी और उनके कपड़े चेंज कर रही थी। नहीं, मफिन और कपकेक अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे थे, वह शांति माँ को भी परेशान कर रहे थे। आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं और फिर अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी देर में वह एकदम कैजुअल कपड़े पटियाला सूट पहनकर बाहर आती है। उसकी पटियाला सूट व्हाइट कलर का था और वह पटियाला सूट पहनकर बाहर आती है और अपने बच्चों को देखते हैं। उसके बाल भीगी थे। वह बोल को तौलिए में पूछता है और हेयर ड्रायर से सूखने के बाद वह अपने बच्चों की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। मफिन और कपकेक इस वक्त पेट के बाल बेड पर लेटे हुए आयशा को देखकर मुस्कुराकर हंस रहे थे। ऐसा भी उन्हें देखकर मुस्कुराकर हंसती है और उन्हें देखते हुए कहती है, क्या बात है, अपनी मम्मा को देखा जा रहा है, किस खुशी में भई। दोनों बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंस देते हैं और फिर आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मम मम मी.lk उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने बच्चों की बात सुनकर आयशा मुस्कुरा देती है, लेकिन अपने कपड़ों को देखकर वह गहरी सांस लेती है और उनकी तरफ देखकर कहती है, 2 मिनट वेट करो, हम कपड़े चेंज करके आते हैं, गलती से हमने दूसरे कपड़े पहन लिए हैं। आयशा अपने कदम वार्डरोब की तरफ बढ़ा देती है। थोड़ी देर में लाइट ब्लू कलर की शिफॉन साड़ी में वह बाहर आती है। आयशा को अब साड़ी पहनकर सोने की आदत हो चुकी थी। वह कंफर्टेबल भी महसूस साड़ी में ही करती थी, इसलिए वह साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। एकदम सिंपल से सिर्फ शिफॉन लाइट ब्लू कलर की साड़ी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह साड़ी में ही कंफर्टेबल होती थी बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, वरना वह नॉर्मल कपड़ों में ज्यादातर नहीं कर पाती थी। जैसे सलवार सूट में उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए वह साड़ी ही पहनती थी ज्यादातर। आयशा जानती थी उसके बच्चे उसके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। ऐसा साड़ी पहनकर बाहर आती है और अपने बच्चों को देखती हूँ के पास जाकर एक एक करके उन्हें फीडिंग करती है और फिर चलते हुए दोनों को गोदी साथ में लेती है और लोरी सुनाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मफिन और कपकेक दोनों ही सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। एक पल के लिए एक कपकेक की आंखें बंद भी होने लगती है, नींद से ओझल होने लगती है और वह धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन मफिन वह तो जैसे एक्टिव मोड में था, वह सोने को तैयार ही नहीं था। आयशा उसे रूम में टैल हुए कितनी कोशिश कर रही थी कि वह सो जाए, लेकिन वह सोने को तैयार नहीं था। वह उसके कंधे पर सर रखकर जैसे जैसे आयशा उसे थपकी देने की कोशिश करती, वैसे वैसे वह भी उसके शोल्डर पर थपकी देते हुए मुंह से आवाज निकल रहा था। सच में इस वक्त बेहद क्यूट लग रहा था। इस वक्त उसने एकदम सिंपल सा कॉटन का व्हाइट कलर का टी शर्ट एंड ट्राउजर पहना हुआ था, जब बेहद खूबसूरत लग रहा था उसके ऊपर। कपकेक सो चुकी थी काफी गहरी नींद में और शांति माँ उसके पास ही लेटी हुई थी। वही आयशा मफिन को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है वह सो जाए। हाँ, एक बात यह भी थी कि मफिन ज्यादातर आयशा के पास ही रहता था, वह जल्दी किसी के पास नहीं जाता था सिवाय घरवालों को छोड़कर। और वही कपकेक आयशा के साथ साथ सभी घरवालों के साथ कंफर्टेबल हो जाती थी, वह रुक जाया करती थी। लेकिन मफिन मजाल है वह आयशा को कहीं छोड़ दे। आयशा उससे सुलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वह फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो एक नंबर फ्लैश हो रहा था। उसे नंबर को देखकर आयशा के चेहरे पर जो इस वक्त सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वह सर्द हो जाते हैं। वह फोन उठाकर कॉल पिकअप करती है। उधर से पूरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और जो खतरनाक पड़े थे वह धीरे धीरे नर्म पड़ने जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फौरन मफिन को अपने हाथ में लिए हुए ही अपने रूम से बाहर आती है और उसे रूम के बाहर ही आर्यन मिल जाता है। आर्यन उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता है। वह कुछ पूछता उससे पहले ही आयशा उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले चलती है। आयशा की गोद में इस वक्त मफिन था और वह मफिन को अपनी गोद में ले लेता है और मफिन भी आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाता है और आर्यन भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके सर को सहला देता है और आयशा का हाथ पकड़कर रोककर उसकी गाल को सहलाते हुए प्यार से कहता है, What happened, जान? Why are you crying? आयशा उसकी बात सुनकर उसके सीने से लग जाती है और आर्यन उसे अपने एक हाथ से संभालते हुए उसके सर को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, जान इस तरह से होगी तो कैसे चलेगा, मुझे बताओ पूरी बात क्या है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, पर इतनी रात को कहाँ भाग जा रही हो, वक्त देख रही हूँ 2:30 बजे बजने वाले हैं। आयशा आर्यन की बात सुनकर उसकी तरफ सर उठाकर देखती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आर्यन दादाजी को हार्ट अटैक आया है, वह इस वक्त अस्पताल में है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे ले चलो।
आर्यन जो खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर उसके दिल की धड़कनें डर की वजह से बढ़ी हुई थी। लेकिन जब उसने आयशा के मुंह से कुलभूषण दादाजी के हार्ट अटैक की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह भी आयशा को लेकर कर में बैठ जाता है और आयशा की गोद में मफिन को बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कर को बड़ी तेजी के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ा देता है। आयशा का रोना एंड मफिन क्यूट बेटाइम ए फ्लैट आगे। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय करने के बाद आर्यन की कार आकर एक मरीन सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और आयशा सीट बेल्ट खोलकर बाहर आती। उससे पहले ही आर्यन अपनी तरफ से तेजी से बाहर आता है और आयशा की सीट बेल्ट को खोलकर उसे संभालकर बाहर निकलता है और उसने अपनी गोद में इस वक्त मफिन को ले लिया था। उनके साथ ही एक और कार आकर रुकती है, उसमें से सख्त पर्सनैलिटी वाला अरहान बाहर आता है। इस वक्त उसने अभी भी वही पार्टी वाला सूट पहना हुआ था, बस ये फर्क था कि उसने अपने कोट को उतार कर में रख दिया था और उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और वह अपनी कर के पास टेक लगाकर टेढ़ी करके एक तक आर्यन को देखे जा रहा था। वही मफिन जो उसकी गोद में था वह अपनी छोटी छोटी नजरों से टुकुर टुकुर हर जगह देखे जा रहा था। वह काफी खुश हो रहा था सब जगह को देखकर और वह नजरें घूमते हुए उसे दिशा में देखा है जहां ब्लू आइस वाला शख्स खड़ा था, यानी कि अरहान। अरहान को देखकर उसकी नजरें उसे पर ठहर जाती है और अरहान को देखते हुए मफिन के मुंह से निकलता है पा 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 पा। हालांकि मशीन के मुंह से यह अल्फाज अनजाने में ही निकला था, लेकिन आर्य ने तुरंत वह सुन लिया और वह उसे दिशा में देखा है जहां पर अरहान खड़ा हुआ था। अरहान को देखकर आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो जाते हैं और वह मफिन को लेकर उसे दिशा में चला जाता है जहां थोड़ी देर पहले आयशा दौड़ कर गई थी। आयशा कार से उतरते ही दौड़ते हुए अंदर चली गई थी और आर्यन वहीं खड़ा रह गया था। वह अपने फोन से शांति माँ को वॉइस मैसेज करके कपकेक का ध्यान रखना को बोल रहा था, क्योंकि वह लोग कब तक आएंगे इस बात का अंदाजा आर्यन को नहीं था और कपकेक को शांति माँ संभाल लेंगे ये मैसेज वह शांति माँ को कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ खड़ा अरहान जब मफिन के मुंह से पापा सुनता है तो उसकी आंखें जो सर्दी थी वह धीरे धीरे नाम पड़ जाती है और वह एक तक मफिन की तरफ देखने लगता है। वहीं मफिन छटपटाते हुए उसकी तरफ हाथ उठाने लगता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था कि अरहान उसके पास आकर उसे गोद ले ले, लेकिन अरहान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। आर्यन अरहान को पूरी तरह से इग्नोर करके अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं अस्पताल के अंदर आईसीयू वार्ड के बाहर सभी लोग वहां पर इकट्ठा थे, सभी लोग मौजूद थे वहां पर, यहां तक कि अब स्नेह और सोनाक्षी भी आ चुकी थी वहां पर, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि कुलभूषण दादाजी की हालत अभी सीरियस है और अभी ठीक तरह से जवाब नहीं दिया था, लेकिन बस इतना ही कहा गया था कि हालत बहुत गंभीर है। सबकी नजरें इस वक्त डोर पर टिकी हुई थी, लेकिन कुंती दादी और शंकर दादाजी की नजरें दूसरी तरफ थी जहां से आने जाने का रास्ता था। वह शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर उन्हें एक नीली साड़ी में एक अक्स दिखाई देता है। आयशा दौड़ते हुए उसे दिशा में आ रही थी और उसके पीछे ही आर्यन भी था। आर्यन की गोद में इस वक्त मफिन था। आयशा जो दौड़ते हुए आ रही थी, सभी परिवार के सदस्य को देखकर उसकी चाल धीमी पड़ जाती है और वह बिना किसी पर ध्यान दिए वह शंकर दादाजी के पास आकर रुक जाती है और शंकर दादाजी उसे देखकर खड़े हो जाते हैं तो आयशा उनके गले लग जाती है। आयशा को उनके गले लगे हुए देखकर सभी की आंखें एक बार ना हो जाती है, क्योंकि सभी जानते थे कि आयशा के लिए कुलभूषण दादाजी क्या है। आयशा उनके गले लगकर काफी देर तक रोती रहती है। वहीं अब तक आर्यन भी मफिन को लेकर एक जगह खड़ा होकर सबको देख रहा था। वही मफिन जो मुश्किल से 12 महीने का था, वह अपनी मामा को इस तरह से रोते हुए देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह आर्यन की तरफ देखकर अपनी तोतली आवाज में कहता है डू द मम मम लो ये मम लो ये। उसकी आवाज सुनकर सभी का ध्यान मफिन की तरफ चला जाता है। हालांकि मफिन की बात सबको साफ सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि उसकी मम्मी रो रही है। वही आर्यन मफिन को देखकर गहरी सांस लेता है और वह उसकी तरफ देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहता है नो यू आर स्ट्रॉन्ग माई लायन एंड लॉयन आर डोंट क्राई। वही जैसे मफिन को आर्यन की बात समझ में आ गई हो और वह जो रोने जा रहा था उसकी आंख में आंसू थे, वह आंसू भरी आंखों से आर्यन को देखते हुए बड़े ही क्यूटली जवाब देता हुए कहता है ये एसआईम लो इन उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मफिन ने ये शब्द बड़ी मुश्किल से कहे थे, लेकिन कह दिए थे, बड़े साफ सबको सुनाई दिए थे और वह मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा है और फिर अपनी मामा की तरफ देखा है। मामा को देखकर वह एक बार फिर कहता है मम नी लो। मफिन की बात सुनकर आयशा जो शंकर दादाजी के गले लगा कर रो रही थी वह उसकी तरफ सर करती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है मम्मा नी रोएगी BSS
ऐसा कहकर वह अपनी आंखों में आंसू जो थे वह पूछ लेती है। वही आर्यन उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। जो थोड़ी देर पहले सबका दिल बेहद उदास था, सबकी आंखों में नमी थी, लेकिन मफिन की इतनी क्यूट बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। स्पेशली वह जब अपनी मामा को कह रहा था तब वह बेहद क्यूट लग रहा था। आयशा उसे देखकर शंकर जी से अलग होती है और उसकी तरफ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसकी गोद में आकर मफिन को जैसे जन्नत मिल गई हो वह आयशा के सीने से लग जाता है और सभी की तरफ छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर देखते लगता है। वहीं दूर खड़ी सोनम जी, अभिजीत जी की आंखों में आंसू थे। वहीं अभिराम और साधना जी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी और उनके आंखों में भी आंसू थे। आशुतोष, शिवानी जी और अधिराज जी की आंखों में भी थे। ओबरॉय फैमिली के सदस्य भी मुस्कुराते हुए उससे छोटे से बच्चे को देख रहे थे जो अपनी मामा की रोने की वजह से रोने वाला था, लेकिन आर्यन उससे संभाल लिया और वह अपनी मामा को देखकर भी समझ रहा था कि उसे नहीं रोना चाहिए। वही आयशा आर्यन से कुछ बोलने के लिए उसकी तरफ पलटती है कि उसकी नज़र आर्यन के पीछे मौजूद अरहान को देखकर रुक जाती है। अरहान गहरी नज़रों से इस वक्त आयशा को देख रहा था और उसकी नज़र इस वक्त मफिन पर भी थी। मफिन उसके सीने से लगा हुआ था। सभी लोग जो जिनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ चुकी थी वह सभी के चेहरे पर अब एक अलग टेंशन आ गई थी, क्योंकि अरहान और आयशा इस वक्त आमने सामने थे। आयशा अरहान को एक नज़र देखकर आर्यन की तरफ देखते हुए इशारे में कुछ पूछता है तो आर्यन भी उसे इशारों में ही जवाब देता है और उनकी यह इशारेबाजी रहने देख ली थी और उसके हाथ की मुट्ठी कर गई थी। वहीं मौजूद पीएम सोनाक्षी, आकाश, अर्नव, स्नेहा, विराज, आदित्य, कश्वी, अर्नव सभी लोग मौजूद थे। आयशा जैसे ही पलटी है वैसे ही आईसीयू का डोर ओपन होता है और उसमें से एक मिडिल एज के आदमी बाहर आते हैं। वह सबको एक नज़र देखते हैं और फिर शंकर दादाजी की तरफ देखकर वह उन्हें कुछ बताते हैं। उनकी नज़र बार बार आयशा की तरफ जा रही थी। वह चीज सभी ने नोटिस की थी और आयशा इस वक्त अभी अपने मफिन में परेशान थी, क्योंकि उसका मशीन बार बार उसके सीने से साड़ी का पल्लू हटा रहा था और आयशा बार बार अपनी साड़ी का पल्लू सही कर रही थी सीने पर से। इसलिए उसने उस शख्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उन डॉक्टर के साथ एक और टीम थी जिनकी आगे यही कोई लगभग 30 के आसपास की थी। एक शख्स अपने मास्क को उतारते हुए आता है और वह जैसे ही आयशा को देखा है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह दौड़ते हुए आयशा के पास जाता है और आयशा के गले लग जाता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो वहां के आसपास का टेम्परेचर गिरने लगता है। माँ उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आयशा जैसे ही पलटी है वैसे ही आईसीयू का डोर ओपन होता है और उसमें से एक मिडिल एज के आदमी बाहर आते हैं। वह सबको एक नज़र देखते हैं और फिर शंकर दादाजी की तरफ देखकर वह उन्हें कुछ बताते हैं। उनकी नज़र बार बार आयशा की तरफ जा रही थी। वह चीज़ सभी ने नोटिस की थी और आयशा इस वक्त अभी अपने मफिन में परेशान थी, क्योंकि उसका मशीन बार बार उसके सीने से साड़ी का पल्लू हटा रहा था और आयशा बार बार अपनी साड़ी का पल्लू सही कर रही थी सीने पर से। इसलिए उसने उस शख्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उन डॉक्टर के साथ एक और टीम थी जिनकी आगे यही कोई लगभग 30 के आसपास की थी। एक शख्स अपने मास्क को उतारते हुए आता है और वह जैसे ही आयशा को देखा है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह दौड़ते हुए आयशा के पास जाता है और आयशा के गले लग जाता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो वहां के आसपास का टेम्परेचर गिरने लगता है। वही आयशा को तो जैसे कुछ समझ ही में नहीं आया कि अचानक हुआ क्या, और मफिन गुस्से भरी नजरों से उसे शख्स को देखने लगता है जिसने उसकी ममा को गले लगाया था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसे शख्स की तरफ उठाती है उसे शख्स को देखकर वह खिलखिलाकर हंस देता है और हंसते हुए अपनी तोतली जबान में कहता है माँ 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 उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे छोटे से बच्चे ने बिल्कुल साफ अल्फाज कहे थे मामा, और आयशा जैसे ही मफिन के मुंह से मामा का जिक्र सुनती है वह अपनी आंखें घुमाकर उसे शख्स की तरफ देखती है तो उसे शख्स को देखकर आयशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी उसे शख्स के गले लग जाती है, लेकिन इस बात से अनजान कि अरहान उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा है। आयशा उससे शख्स के गले लगी हुई थी। वही आर्यन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं रेहान था, रेहान कपूर। रेहान कपूर लंदन का बहुत फेमस डॉक्टर है और उसी के साथ वह आयशा का मुंह बोला भाई भी है। आयशा और रेहान का रिश्ता एक सगे भाई बहन से बढ़कर भी है। आयशा उसे अपने अवयान भाई जैसा ही मानती है। रेहान और AVYAAN दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है और यही वजह थी कि रेहान आयशा को अपनी बहन मानता था। वही आयशा भी उसे शख्स के गले लग गए बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ रहती है। रेहान भाई आप यहाँ, व्हाट ए सरप्राइज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान आयशा से अलग होकर सबसे पहले मफिन को अपनी गोद में लेता है, जो उसकी गोद में आने के लिए परेशान हुआ जा रहा था, एकदम मचला जा रहा था आयशा की गोद में, इसलिए रेहान से अपनी गोद में ले लेता है। तो रेहान की गोद में आने के बाद मफिन उसे देखकर मुस्कुराते हुए ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, मामा
क्या आयशा उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा उठती है। वहीं दूर खड़ा अर्नव भी यह नज़ारे को देख रहा था। उसके दिल में एक अनकहा दर्द महसूस होता है। अगर आयशा के साथ उसका रिलेशन अच्छा होता तो आयशा के बच्चों का मामा होता है। सिर्फ अर्नव ही नहीं, वहां मौजूद प्रियम, आकाश, अर्नव, आरव, विराज, आदित्य, सभी के चेहरे पर उदासी थी। सभी उदास है, खासतौर से प्रियम, आकाश, अर्नव। तीनों तो उसके भाई थे। अर्नव तो सगा भाई था आयशा का, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी अपनी बहन को अपनी बहन नहीं मन हमेशा उसे दर्द तकलीफ थी। हमेशा उसे नफरत भरी नजरों से देखा, उसे नीचे दिखाए, उसे हमेशा उसे चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जो उसने कभी की ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म बहुत बड़ी चीज होती है। आप जैसा जिसके साथ करोगे वह सब बदले में आपके साथ होता है। जैसे उन्होंने हमेशा से बचपन से ही आयशा को नफरत दिखाई थी, अपनी इग्नोरेंस दिखाई थी, वैसे ही आयशा अब उनकी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझती। उसका हमेशा से मारना था। नफरत करेंगे तो एक रिश्ता जुड़ता है, वह उनसे नफरत भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह किसी भी तरह से ओबरॉय फैमिली से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसका बस एक ही रिश्ता था और वह थे दादाजी का। आयशा हमेशा ही कुलभूषण दादाजी को बहुत मानती थी, क्योंकि वह उसके दादाजी थे, और यही वजह थी कि आज तक आयशा ने कभी सिवाय दादाजी की कभी किसी से मतलब नहीं रखा और ना ही वह रखना चाहती थी। मिडल एज के जो डॉक्टर थे, जो बात जरूर शंकर दादाजी से कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र रहकर आयशा की तरफ जा रही थी। उन्होंने बस आयशा का आधा चेहरा देखा था, लेकिन वह थोड़े कंफ्यूज भी थे कि जिससे वह सोच रहे हैं वह नहीं हुई तो। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रेहान को इस तरह से एक लड़की के गले लगाते हुए देखा तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो यह जरूर वही है जिससे वह जानते हैं। डॉक्टर शंकर दादाजी से बात कर ही रहे थे कि बात बीच में छोड़ते हुए अपना मास्क उतारते हैं और थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में आयशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है कोई अपने बड़े पापा को भूल चुका है। अरे भाई, हम भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी तरफ भी नजर उठाकर देखिए। आयशा के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ती है, वैसे ही उसकी नजर उसे दिशा में चली जाती है जहां मिडिल एज के आदमी खड़े थे। उनको देखकर आयशा के चेहरे पर और भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी बड़े पापा कहते हुए उनके सीने से लग जाती है। वही वह शख्स भेजो कोई और नहीं, रेहान कपूर के फादर सौरभ कपूर थे। वह आयशा को गले लगाकर उसके सर को प्यार से चुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रही है जान? वह भी इस वक्त, वह भी हमारे मफिन के साथ। फिर उन्हें अपनी बातों का एहसास होता है तो वह आयशा की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद आयशा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, अपने कारण को बताया है कि आप यहाँ आ रही हैं? आयशा अपनी गर्दन झुका लेती है और वही सौरभ कपूर उसे देखकर गहरी सांस लेते हैं और फिर उसकी चिन्ह पर अपनी एक उंगली रखकर उसे उठाते हुए कहते हैं, आप जानती हैं ना उससे कितना गुस्सा आएगा ये जानकर कि आप अकेले आए हैं? आयशा उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं बड़े पापा, हम अकेले नहीं आए हैं, हम उनके के साथ आए हैं। और वहां खड़ा हुआ है। आयशा अपनी नजरें घूमकर आर्यन की तरफ देखती है जो एक जगह पर खड़ा हुआ था। उसी के साथ अरहान भी खड़ा हुआ था। अरहान को एक पल के लिए लगा कि वह उसकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रही है, लेकिन आयशा उसकी तरफ फिंगर पॉइंट नहीं कर रही थी, आर्यन की तरफ कर रही थी। वह आर्यन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर सौरभ कपूर के सामने खड़ी हो जाती है और सौरभ कपूर को देखते हुए कहती है, हम उनके साथ आए हैं और यह वहां पर खड़े हुए हमें डांट खिलाने के लिए। सौरभ कपूर आयशा के बोलने के तरीके से मुस्कुरा देते हैं। वही आयशा भी मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। आर्यन भी हल्का सा हंस देता है। वहां का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन सभी के चेहरे पर एक सवाल या एक्सप्रेशन थे कि आखिर आयशा कैसे जानती है इन लोगों को, इन लोगों से क्या रिश्ता है? आखिर ऐसा उसे डॉक्टर को बड़े पापा क्यों कह रहे हैं और उसे डॉक्टर के जूनियर डॉक्टर को भाई क्यों कह रही है? सौरभ एंड रेहान कपूर। ए फ्लैट आगे। शंकर जी को दादाजी की तबीयत के बारे में पता चल चुका था। आयशा को भी पता चल चुका था कि सौरभ कपूर और रेहान कपूर दोनों ही उसके दादाजी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जाहिर था वह बिल्कुल ठीक होंगे। आयशा उनसे पूछता है कि दादाजी कैसे हैं, तो सौरभ कपूर उसके सर कुछ सहलाते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, आपको भरोसा है ना अपने बड़े पापा पर? आपके बड़े पापा मौजूद हैं तो आपके दादाजी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, बस अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। आयशा उन्हें फिर भी सवालिया नजरों से देखती है तो सौरभ कपूर गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, आपके दादाजी को माइनर हार्ट अटैक आया था, वह अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस थोड़ा उनका ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, परेशान मत हो। वही आयशा उनकी बात सुनकर राहत की सांस लेती है और वह सौरभ कपूर से कुछ बातें करने लगती है। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि परिवार के और भी सदस्य यहाँ पर मौजूद है। वही रेहान की गोद में मफिन तो जैसे उसकी जन्नत मिल गई हो, वह तो बस अपने मामू को देखकर मुस्कुराते हुए, खेल खिलाते हुए हंस रहा था, बातें कर रहा था और रेहान भी उसको बड़े अच्छे से मिला रहा था।
वही दूर खड़ा अरहान ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलन उसे महसूस हो रहे थे। आखिर जलन महसूस हुए भी क्यों ना, जब खुद का बेटा उसकी तरफ ना देखकर किसी और के पास जाकर इतने अच्छे से बातें करे, इतनी अच्छे से किसी और के गले लगे, तो उसे तो जलन महसूस होगी ही ना। खैर ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली के जितने भी सदस्य वहां मौजूद थे, उन सभी के दिल में तकलीफ तो हो रही थी कि उनके घर की बच्ची सामने मौजूद थी, उनके घर के ग्रैंड चिल्ड्रन सामने मौजूद थे, लेकिन वह बात नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनके पास जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं था आयशा से, और ना ही आयशा अब बनाना चाहती थी किसी से। अभी वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक बच्ची की रोने की आवाज पड़ती है। वह रोने की आवाज किसी और की नहीं, कपकेक की थी। कपकेक रो रही थी और आयशा फौरन उसे दिशा में पलटकर देती है तो सामने करण जी, कीर्ति जी और शोभित दादाजी खड़े थे। उनके साथ ही अनुप्रिया दादी जी और अनिल जी और अनुष्का जी भी मौजूद थी। कीर्ति जी की गोद में इस वक्त कपकेक मौजूद थी और वह रो जा रही थी। अपनी बच्ची को इस तरह से रोते हुए देखकर आयशा फौरन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और वही मफिन को रेहान की गोद में देखकर सौरभ कपूर को जलन महसूस होने लगती है और वह अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, आर्यन मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हें ब्रांडेड नई कार की बहुत पसंद है ना, तो मैं लाया हूं, तुम्हें चाहिए तो जरूर बताना। आर्यन पहले तो सौरभ कपूर को कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन वह जब सौरभ कपूर की नजरों का पीछा करता है तो उनकी नजरें इस वक्त मफिन पर टिकी हुई थी और वही मफिन जो रेहान की गोद में मौजूद था, उसके कान में जैसे ही आवाज पड़ती है वह फौरन उसे दिशा में अपनी गर्दन झुका कर देखता है और हंसते हुए कहता है, बा ल डा डू की मेरी उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द उसने बड़े टूटे फूटे अल्फाज में कहे थे और वही सौरभ कपूर खिलखिलाकर हंस देते हैं उसकी इस बात पर और वह हंसते हुए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। लेकिन मफिन उनकी गोद में आने के लिए मचलने लगता है रेहान की गोद में, और रेहान उसे इस तरह से जाते हुए देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह भी मफिन को देखते हुए कहता है, हे लिटिल लॉइन, खबरदार अगर तुमने पार्टी बदली तो मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा तुम्हारे बड़े दादू के पास और तुम मेरे पास रहोगे। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी बढ़िया बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स बाइक लाकर दूंगा, तुम देखते रह जाओगे। मफिन जो सौरभ कपूर की गोद में जाने के लिए मचलने लगा था वह ठहर जाता है कुछ पल के लिए और फिर अपनी मासूम नजरों से रेहान को देखने लगता है, जैसे उसे रेहान की बातें समझ में आ गई हो, और वह रेहान की बातों को गंभीरता से सोते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, ओटे। सौरभ कपूर की आंखें छोटी हो जाती है मशीन की हरकत देखकर, वही सब लोग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है कि इतना बड़ा बच्चा जो मुश्किल से 12 महीने का था वह इतनी जल्दी सिर्फ और सिर्फ महंगी बाइक और महंगी कार पर एक रुक गया था। और वही सबकी नजरें हैरानी से इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि डॉक्टर सौरभ कपूर और डॉक्टर रेहान कपूर के बारे में सभी लोग जानते थे कि वह कितने सख्त पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, लेकिन यहाँ एक बच्चे के लिए एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार हो गए थे। वही आयशा की गोद में इस वक्त कपकेक मौजूद थे और वह अपनी आंखों में आंसू लिए नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। वह सौरभ कपूर को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सौरभ कपूर की तरफ देखते हुए बेहद क्यूट आवाज में रहती है, बा ल डा डू आप मी ल पा एस एस आ ओ उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सौरभ कपूर जो रेहान कपूर को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, उनके कानों में जैसे ही कपकेक की आवाज पड़ती है उनकी नजर फौरन उसे छोटी सी नन्ही प्रिंस में जाती है और सौरभ कपूर मुस्कुराते हुए अपने कदम कपकेक की तरफ बढ़ा देते हैं और उसे अपनी गोद में ले लेते हैं और उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, दादू आपके पास जरूर आएंगे और आपको बहुत सारे गिफ्ट देंगे। कपकेक उनकी हरकत पर खिलखिलाकर हंस देती है, वही सौरभ कपूर भी खिलखिलाकर हंस देते हैं। आयशा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी, इस वक्त अरहान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। अगर कोई गौर से देखे तो आयशा मुस्कुराते हुए जैसे ही करण जी की तरफ टर्न होती है उसकी नजर एक बार फिर अरहान के ऊपर जाकर रुक जाती है। अरहान इस वक्त मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आयशा एक पल के लिए उसे देखते रह गई, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि सच में अरहान भी कभी मुस्कुराता होगा। आज के लिए इतना, हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। स्टोरी को लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दूसरे चैनल स्टोरी हब को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।